नमस्कार। इस लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन है, नेप्थलीन और बेंजीन के वलयों में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन का अनुपात है। नेप्थलीन में स्ट्रक्चर में दो बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, जिसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 5 होते हैं और बेंजीन में कितने होते हैं? 3। तो हो जाएगा 5:3। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंजीन है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं। 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी। ए दे रहा है, ए है, तो देखो यहां पर एडिशन रिएक्शन होगी और जो क्लोरीन है वो बेंजीन के 6 के 6 कार्बन से जुड़ जाएगी। 5 6 कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन 6। इसको बोलते हैं गैमेक्सेन, लिंडेन या BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड या 666। तो सही हो जाएगा गैमेक्सेन। गैमेक्सेन, लिंडेन, C666 ट्रिपल सी, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 ही क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टोलुइन का क्लोरीनीकरण संपन्न होता है। टोलुइन का जो क्लोरीनीकरण है उसमें मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है और वहां पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होता है। राइट आंसर हो जाएगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। यहां पार्श्व हैलोजनीकरण होता है। निम्नलिखित में से एरोमेटिक है, तो देखो पहली स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और दूसरी अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 नेगेटिव वाले, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और एरोमेटिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 4n + 2 पाई। तो n की वैल्यू अगर 1 होगी तो कितना हो जाएंगे? 6 पाई। तो दोनों नॉन एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है नहीं, दोनों एंटी एरोमेटिक है नहीं, केवल जो A है ये एरोमेटिक है। जो B है वो क्या है? एंटी एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विशिष्ट गंध सही है, जल में मिश्रण अमिश्रणीय सही है, छोटी फ्लेम के साथ जलते हैं, धुएं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं विस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं, ये इनके लिए सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी स्वरूपण के लिए कौन सा सत्य है? साइक्लोहेक्सेन का यह सबसे अधिक स्थायी स्वरूपण है। C2, C3, C5, C6 हाइड्रोजन परमाणु ग्रसित हैं। फ्लैगपोल हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं, दूर होते हैं। अणु में विचार्य मरोड़ी विकृति होती है। तो सही आंसर है साइक्लोहेक्सेन का यह सबसे अधिक स्थायी स्वरूपण है। ये आपके सही है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है? तो देखो एल्काइन का नॉर्मल फॉर्मूला है CnH2n-2, यानी जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या से ठीक डबल से 2 कम। तो यहाँ है, पहला है C5H12, ये तो एल्केन है। दूसरा है C3H8, एल्कीन है। C4H6, डबल 8, 8 में से 2 कम हो गए 6। तो ये C है, ये एल्काइन को दर्शाता है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एथेन के शांतरित स्वरूपण के विषय में सही कथन चुने। ये ग्रस्त स्वरूपण के बराबर स्थायी होते हैं, गलत है। ग्रस्त स्वरूपण से ज्यादा स्थायी होते हैं, ग्रस्त स्वरूपण से कम स्थायी होते हैं, अस्तित्व नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा शांतरित स्वरूपण ग्रस्त से अधिक स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन है, यानी टर्सरी कार्बन है। देखो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, तो ये प्रोपेन यानी 3 कार्बन, दूसरी पोजीशन जो है उस पर 2 मेथिल हैं, तो ये 1 2 3 दो पर हैं, तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। और ये जो कार्बन है ये सीधा 4 कार्बन से जुड़ा है, एक तो इससे, 2 से, 3 से, 4। तो सही आपका आंसर पहला ही हो जाएगा, ज्यादा आपको ऐसे माथापच्ची करने की आवश्यकता होगी भी नहीं। वे कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम चतुष्क कार्बन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है। 3 पाई बंधों की उपस्थिति, कार्बन अणुओं का sp2 संकरण, चक्रीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है इसीलिए ये योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, टोलुइन के नाइट्रेशन पर पेरा विस्थापित उत्पाद की प्रतिशतता और तो उत्पाद की अपेक्षा उच्च होती है, यानी ये आपका टोलुइन है। ऑर्थो में NO2 जुड़ेगा ऑर्थो पर, और पेरा में आपका NO2 जुड़ेगा पेरा पोजीशन पर CH3 के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेरा विस्थापित उत्पाद की प्रतिशतता ऑर्थो की अपेक्षा उच्च होती है, यानी ये जो है ये अधिक बनेगा और ये कम बनेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, कारण है ऑर्थो स्थिति त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न करती है। तो पहला तो ये जो है, पहला स्टेटमेंट जो है ये तो गलत है, क्योंकि ऑर्थो जो है ये अधिक बनेगा क्योंकि ऑर्थो पोजीशन 2 है, पेरा कम बनेगा। दूसरा है और तो स्थिति में त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होती है। मेथिल समूह का आकार हालांकि छोटा है लेकिन फिर भी इसकी कुछ त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होती है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ए असत्य है और आर सत्य है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 है। बेंजीन के नाइट्रेशन के संबंध में असत्य कथन है। NO2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन शनि की तरह कार्य करता है, सत्य है। H2SO4 अम्ल की तरह, HNO3 क्षार की तरह कार्य करता है, यह भी सत्य है। नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल सत्य है। नाइट्रो समूह प्लस आई प्रभाव के अनुसार आने वाले समूह पर निर्देशात्मक प्रभाव डालता है। नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, इसका माइनस आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हाइड्रोकार्बन में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अभिकथन, बेंजीन के ब्रोमीनीकरण में उत्प्रेरक FeBr3 को बाहर ने मिलाकर अभिक्रिया मिश्रण में Br2 और आयरन की छिलन मिलाकर उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर बाहर से FeBr3 मिलाएं तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और जल वाष्प से क्रिया कर लेता है। FeBr3 नमी के साथ तीव्रता से क्रिया कर अभिक्रियाशील हो जाता है। तो कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अधोलिखित यौगिकों में कौन ज्यामितीय समावयवता दिखाता है? ज्यामितीय समावयवता के लिए आवश्यक है कि द्विबंध से जुड़े कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों। प्रोपिलीन, ये प्रोपिलीन हो गया, ये तो नहीं दिखाएगा। 1 ब्यूटीन भी नहीं दिखाएगा, 2 ब्यूटीन दिखाएगा। क्योंकि देखो 2 ब्यूटीन जो है इसकी स्ट्रक्चर में बनाता हूं, चलो 2 ब्यूटीन स्ट्रक्चर सीधी बना देते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो एक हाइड्रोजन एक CH3, इसमें भी हाइड्रोजन CH3, दोनों एक तरफ होंगे तो सिस, विपरीत होंगे तो ट्रांस, तो सही हो जाएगा 2 ब्यूटीन। आइसोब्यूटीन नहीं दिखाएगा क्योंकि जो आइसोब्यूटीन है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है।
ये हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन समान है। ज्यामितीय समवायता के लिए द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणु पर जुड़े समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसको E प्लस बी के रूप में लिखते हैं, बेंजीन वलय पर आक्रमण कर मध्यवर्ती सिग्मा संकुल बनाता है, जिसको विलयन मध्यवर्ती भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिग्मा संकुल की ऊर्जा निम्नतम है यानी जो अधिक स्थायी। तो यहाँ देखो, अगर ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड को हम देखें तो यह नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है और इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव है, जिसके कारण बेंजीन वलय पर धनावेश आएगा यानी धनावेश में वृद्धि होगी। जबकि जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं जुड़ा है तो इसका धनावेश अधिक स्थायी है, जबकि बाकी स्ट्रक्चर में NO2 के कारण धनावेश में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर धनावेश का स्थायित्व अधिक है तो ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनाइन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या होगी। देखो, ब्यूटीन प्लस आइन, इसके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक तो डबल बॉन्ड है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं। एक तो है इसमें डबल बॉन्ड और एक है इसमें ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? ब्यूट मतलब 4 और आयन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो एक डबल बना दिया, एक हमने बना दिया ट्रिपल। अब देखो बॉन्ड की संख्या गिनते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा, यहाँ पाई है तो 1 सिग्मा, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा प्लस एक ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड वाला सिग्मा, प्लस ये डबल बॉन्ड है तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा ये H वाला। तो 2 3 4 5 6 7 7 तो सिग्मा हो गई। अब डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं 2 पाई 1 सिग्मा। तो पाई कितने हो गए? 3। तो 700 सिग्मा और 3 पाई। जो ऑप्शन आपका सेकंड है ये सही हो जाएगा। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड और आयन का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, चलता है क्वेश्चन नंबर 17 पर। हक्कल के नियम की अवधारणा के अनुसार संयुग्मी पॉलीमिथाइन एरोमेटिक होगी यदि उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो ऑप्शन बड़े जटिल हैं, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 पाई प्लस 2n, सही क्या होगा? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हक्कल नियम। तो ऑप्शन थर्ड आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पीसीज एरोमेटिकता दर्शाती है, उसको आपको चुनना है। तो देखो, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोलियम धनायन। और धनावेश का विस्थानीकरण भी है। हक्कल नियम कहता है क्या होने चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन की वैल्यू अगर 0 होगी तो 2 पाई होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है ये क्या है? sp3, और ये भी कार्बन क्या है? sp3, और यहाँ पर ये sp3, ये sp3। तो sp3 कार्बन वाला तो एरोमेटिक हो नहीं सकता। तो ऑप्शन जो थर्ड है ट्रोपोलियम धनायन, ये आपके एरोमेटिक हो जाएगा। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सम समतलीय संरचना होनी चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? डीकोलोकलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19। CH4 मेथेन का पूर्ण दहन देता है। एल्केन के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊर्जा मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, CO2 प्लस H2O। चलता है क्वेश्चन नंबर 20। देखो, ये है आपके CH3 CH2 4 CH3, यानी ये है आपकी एन हेक्सेन। इसकी रिएक्शन क्रोमियम ऑक्साइड 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 से 20 एटीएम प्रेशर पर कर रहे हैं। तो ये एरोमेटिक रिएक्शन होगी। इसमें 6 जो आपके C6H14 था, इसमें से आपके हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम है बेंजीन। कितना हाइड्रोजन निकल जाएंगे? 3H2 निकल जाएंगे, 6 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो ये एरोमेटिक रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक यौगिक का निर्माण होता है। इसको हम एरोमेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, एरोमेटिक अभिक्रिया, जिसको इन शॉर्ट चक्रीयकरण भी बोलते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में,
वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हेडेक नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, पराबैंगनी प्रकाश में बेंजीन और क्लोरीन अणु की अभिक्रिया से गैमेक्सिन का बनना है। यानी अभी हमने पहले भी देखा था, बेंजीन पर जब क्लोरीन का योग करवाएंगे तो बेंजीन में 6 के 6 कार्बन जो हैं इनके ऊपर क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 ही क्लोरीन। तो यहां पर आपके क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, डबल बॉन्ड पर एडिशन हो रहा है, और वहां क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो अभिक्रिया क्या होगी, योगज अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है। देखो ऑक्सीजन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये और 2 ऑक्सीजन वाले, तो कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिनॉल एरोमेटिक है, पिरोल ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2। ऑप्शन थर्ड आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे एरोमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 23, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एरिनियम आयन में सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं, सभी कार्बन परमाणु sp3 होते हैं, एक कार्बन परमाणु sp3 होता है, एक कार्बन परमाणु sp2 होता है। तो देखो एरिनियम आयन जो है, इसकी स्ट्रक्चर मैं आपके यहाँ ड्रॉ करता हूँ। इसमें जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो आपके जिस पर इलेक्ट्रॉन से नहीं आके जुड़ता है वो sp3 होता है, बाकी अन्य जितने भी कार्बन हैं वो क्या होते हैं, sp2। तो एक कार्बन परमाणु sp3 संकृत होता है, थर्ड आपके सही हो जाएगा। एक कार्बन परमाणु sp3 संकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति की प्रक्रिया में नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित की भांति कार्य करता है। अम्ल, क्षारक, लवण, उत्प्रेरक। अम्ल की तरह वहां कार्य करेगा H2SO4 और क्षारक की तरह कार्य करेगा नाइट्रिक एसिड, और ये दोनों मिलकर नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस बनाते हैं, जो नाइट्रेशन अभिक्रिया में एडिशन देता है, सॉरी नाइट्रेशन अभिक्रिया में NO2 का एडिशन होता है। तो यहाँ नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति में HNO3 क्षारक की तरह कार्य करता है, जबकि H2SO4 अम्ल की तरह। अच्छा क्वेश्चन है, जबकि HNO3 अम्ल ही होता है। ओके, निम्नलिखित में से किस समावयव या समावयवों को एकल आबंध के गुणन से एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। विन्यासी, ज्यामितीय, स्वरूपण, दोनों ज्यामितीय और स्वरूपण सही हो जाएगा। स्वरूपण, समावयवी में एकल बंध के सापेक्ष मुक्त गुणन से आप एक दूसरे में अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन के निम्नलिखित किस स्वरूपी में उच्चतम ऊर्जा अवरोध के साथ उच्च कोणीय एवं मरोड़ी विकृति होती है, यानी जो सबसे कम स्टेबल होता है, कुर्सी, अर्धकुर्सी, ट्विस्ट नौका, नौका। तो आपके यहाँ पर जो अर्ध कुर्सी रूप है वो सबसे कम अनस्टेबल होता है और सबसे अधिक स्टेबल होता है कुर्सी। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, सबसे अधिक स्थायी कुर्सी, सबसे कम अर्ध कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 27, एन ब्यूटेन के दो विषम तली स्वरूपी होते हैं, प्रतिबिंब रूपी, ए प्रतिबिंब रूपी, त्रिबिंब समावयवी, मिजो, इनमें से कोई नहीं। एन ब्यूटेन के जो विषम तली स्वरूपी है ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित, यानी एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब नहीं होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ए प्रतिबिंब त्रिबिंब समावयवी। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकतर एथेन अणु स्वाभाविक रूप से निम्नलिखित में से किस स्वरूपण में पाए जाते हैं, ग्रेसित, शांतरित, स्क्यू, सभी बराबर मात्रा में। शांतरित रूप सबसे अधिक स्थायी होता है, इसीलिए एथेन अणु शांतरित रूप में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं। टोलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण होगा। जो CH3 है ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो एक एक करके हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगी और ये बना लेगा CHCl2, यानी
एक हटेगा तो बेंजल, दो हटेगा, सॉरी एक हटेगा तो बेंजिल, दो हटेगा तो बेंजल। फिर आगे इसकी रिएक्शन जब हम जल से करवाएंगे तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये जल है HOH। तो क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे। CH से कितने OH आगे जुड़ जाएंगे, दो। तो एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए जल का अणु निकल जाएगा। जल का अणु निकलेगा तो ये H और OH, यानी पीछे क्या बच गया, CHO। तो एक तो बनेगा आपका बेंजिल क्लोराइड, और जब बेंजीन वाले से आके जुड़ेगा CHO तो क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजिल क्लोराइड और बेंजेल्डिहाइड आपके बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक है। तो देखो इसमें ये आपके एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन कितना होने चाहिए, 2 पाई 6 पाई। 4 पाई वाला है, ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। इसमें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इसमें भी एक sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, ये वाला, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है और धनावेश का विस्थानीकरण भी है। ऑप्शन फर्स्ट एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं रेंडमली। क्वेश्चन नंबर 31, एन ब्यूटेन के निम्नलिखित स्वरूपों के युग्म में से कौन सा प्रतिबिंब रूप है। दोनों एंटी, दोनों गोज, एंटी और सिन, एंटी और गोज। दोनों गोज जो रूप हैं वो प्रतिबिंब रूप होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एन ब्यूटेन के गोज स्वरूपण में मेथिल समूह का अलगाव होता है। इसमें मेथिल समूह जो है वो एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर होता है। जैसे मान लो ये मेथिल है तो दूसरा मेथिल यहाँ होगा, तो एंगल कितना होगा, 60 के। फिर ये है तो ये भी ऐसे होगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वाले यूनिट के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के PYQs करवाए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।